हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। जैसा कि हम लोग बिहार जी के प्रैक्टिस सेट कर रहे थे, तो प्रैक्टिस सेट 13 हो चुके हैं कंप्लीट। अब ये प्रैक्टिस सेट 14 है दोस्तों, जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने हमारी बिहार तथ्य संग्रह की वीडियो नहीं देखी है तो प्ले लिस्ट में जाके देख लीजिए, जिसमें संपूर्ण बिहार तथ्य संग्रह कराया गया है एडिटेरिया का, जो एडिटेरिया की बुक आती है। ठीक है, इसके बाद हम लोग बिहार जनगणना पढ़ेंगे। उसमें तथ्य संग्रह में तो 4-5 क्लासें जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी वो हो चुकी हैं। आज हम प्रैक्टिस सेट नंबर 14 करते हैं। अगर आपने प्रैक्टिस सेट भी नहीं देखे हैं तो 13 प्रैक्टिस सेट प्लेलिस्ट में बना दी गई है, आप वहाँ जाके देख लीजिए। चलिए ठीक है, टाइम को ना बर्बाद करते हुए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है कि वर्तमान में राज्यपाल का वेतन कितना है। तो वर्तमान में राज्यपाल का जो वेतन है वो 3.5 लाख रुपये या 3.5 लाख रुपीज़ है। ठीक है, सही आंसर क्या हो जाएगा? वर्तमान में राज्यपाल का वेतन 3.5 लाख रुपये या 3.5 लाख रुपये है। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है दोस्तों कि राज्य वित्त आयोग के गठन किसके द्वारा किया जाता है। राज्य का जो वित्त आयोग है उसका गठन किसके द्वारा किया जाता है? राज्य वित्त आयोग का गठन किसके द्वारा किया जाता है? तो दो का सही आंसर क्या हो जाएगा? राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। राज्य वित्त आयोग का गठन किसके द्वारा किया जाता है? राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 जो है, उस क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि विधानसभा सदस्य बनने हेतु योग्यताएं क्या क्या हैं। 3 है कि विधानसभा के सदस्य बनने के लिए कौन कौन सी योग्यताएं हैं। ए है कि भारत का नागरिक हो, बी 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, और सी कोई लाभ का पद धारण ना हो। तो बिल्कुल सही है डी इसका सही है कि उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी कि तीनों सही हैं। विधानसभा सदस्य बनने के लिए भारत का नागरिक होना बहुत ज़्यादा अनिवार्य है, 25 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो, कोई लाभ का पद धारण ना करता हो। ठीक है, क्वेश्चन 4 हम देखते हैं कि विधानसभा के कार्य संचालन हेतु गणपूर्ति कुल सदस्य का कितना होना चाहिए। विधानसभा के कार्य संचालन हेतु गणपूर्ति कुल सदस्य का कितना होना चाहिए। तो इसका सही है 1/10 होना चाहिए। गणपूर्ति यानी कोरम 1/10 होगा, तभी बैठक होगी, अन्यथा नहीं होगी। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि विधान परिषद का कार्यकाल कितना होता है। जो विधान परिषद होती है उसका कार्यकाल कितना होता है दोस्तों, तो आप बताएं। क्वेश्चन नंबर 5 का, तो विधान परिषद का कार्यकाल कोई निश्चित नहीं होता है। ये राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं, कभी भी राज्यपाल उन्हें भंग कर सकता है, बहुमत की स्थिति में बनी रहती है। नॉर्मली विधानसभा की जो विधान परिषद का कार्यकाल कोई निश्चित नहीं है। हाँ, विधान परिषद का कोई काल नहीं होता है निश्चित। विधानसभा जो होती है वो राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं, तो उसका कार्यकाल मोस्टली 5 साल के लिए रहता है। विधान परिषद के 2/3 सदस्य जो होते हैं प्रत्येक 2 साल में रिटायर होते रहते हैं। ठीक है, तो इसलिए उसका कार्यकाल कोई निश्चय नहीं है। विधान परिषद कंटिन्यूस चलने वाली एक संस्था है या कंटिन्यूस चलने वाला एक सदन है। ठीक है, तो 5 का सही आंसर डी हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर 6 नंबर क्वेश्चन आता है कि बिहार पंचायती राज अधिनियम के अंतर्गत ग्राम पंचायतों के गठन हेतु गांव की कितनी जनसंख्या होना अनिवार्य है। बिहार पंचायती राज अधिनियम है, उसके अंतर्गत ग्राम पंचायतों के गठन के हेतु गांव में कितनी जनसंख्या होना अनिवार्य है। तो कितनी है दोस्तों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी, 7,000 जनसंख्या होना बहुत ज़्यादा अनिवार्य है। बिहार पंचायती राज अधिनियम के अंतर्गत ग्राम पंचायत का जो गठन होगा, अगर वो 7,000 जनसंख्या होगी तब ग्राम पंचायत का गठन किया जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 जो है कि राज्य महिला आयोग के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है। राज्य महिला आयोग का सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, तो 3 वर्ष का सदस्य का कार्यकाल होता है। ठीक है, राज्य महिला आयोग के सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष का कार्यकाल होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि किस पंचवर्षीय योजना के दौरान बिहार में जयप्रकाश रोजगार गारंटी योजना आरंभ की गई। किस पंचवर्षीय योजना के दौरान बिहार में जो जयप्रकाश रोजगार गारंटी योजना का आरंभ किया गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान ये किया गया था। 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया था, सही आंसर बी हो जाएगा। उसके बाद 9 है कि निम्नलिखित में से कौन सा जिला पटना प्रमंडल के अंतर्गत आता है। कौन सा ऐसा जिला है जो पटना प्रमंडल के अंतर्गत आता है। पटना प्रमंडल में 6 जिला आते हैं दोस्तों। ठीक है, तो कौन सा ऐसा जिला है जो पटना प्रमंडल के अंतर्गत आता है, तो सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। जी हाँ, उपयुक्त में से एक से अधिक। पटना प्रमंडल के अंतर्गत कैमूर भी आता है दोस्तों, बक्सर भी आता है, नालंदा भी आता है, तो सही आंसर डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, पटना प्रमंडल में कौन कौन से जिले आते हैं, तो ए बी सी सब आते हैं। ठीक है, पटना प्रमंडल में 3 जिले बचे हैं, उनका नाम आप बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। क्वेश्चन नंबर जो 10वां है, 10वां बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बिहार के पहले निर्दलीय मुख्यमंत्री कौन थे। बिहार का ऐसा पहला मुख्यमंत्री कौन था जो निर्दलीय रूप से चुना गया।
10वां नंबर क्वेश्चन कि महामाया प्रसाद सिन्हा जो थे वो निर्दलीय मुख्यमंत्री चुने गए थे। बिहार के पहले निर्दलीय मुख्यमंत्री कौन हैं? तो महामाया प्रसाद सिन्हा जी बिहार के पहले निर्दलीय मुख्यमंत्री चुने गए हैं। उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है कि राजेंद्र प्रसाद को किस वर्ष सर्वोच्च न्यायालय या सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया? जो भारत रत्न है, राजेंद्र प्रसाद को किस वर्ष सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर बी हो जाएगा। 1962 में उन्हें सम्मानित किया गया। 1962 में उन्हें सम्मान प्रदान किया गया, सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न 1962 में। ठीक है। बिहार में गंगा नदी की लंबाई कितनी है? बिहार में जो गंगा नदी की लंबाई है वो कितनी है? तो 12 का सही आंसर क्या हो जाएगा? 445 किलोमीटर गंगा नदी बहती है। कितनी बहती है? 445 किलोमीटर। बिहार में गंगा नदी की लंबाई कितनी है? तो 445 किलोमीटर गंगा नदी की लंबाई बिहार में है। 13 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्यपाल को खादरकोह के नाम से जाना जाता है? किस जलप्रपात को खादरकोह के नाम से जाना जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर हो जाएगा दुर्गावती जलप्रपात को खादरकोह के नाम से जाना जाता है। दुर्गावती, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो किस जलप्रपात को खादरकोह के नाम से जाना जाता है? दुर्गावती जलप्रपात को खादरकोह के नाम से जाना जाता है। उसके नंबर हम क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं कि बलथर मिट्टी किस प्रकृति की होती है? जो बलथर मिट्टी होती है दोस्तों वो किस प्रकृति की होती है? अम्लीय होती है, क्षारीय होता है, उदासीन होती है, उसमें से एक से अधिक। 14 नंबर क्वेश्चन सही आंसर हो जाएगा। जो बलथर मिट्टी होती है वो एसिडिक होती है, अम्लीय होती है। सही आंसर क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15 जो है वो क्या है कि बांगर मिट्टी किसकी प्रधानता अधिक होती है? बांगर मिट्टी में किसकी प्रधानता अधिक होती है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बांगर मिट्टी में दोस्तों पोटास की प्रधानता अधिक होती है। किसकी? पोटास की प्रधानता अधिक होती है बांगर मिट्टी। अब आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे। हमने बिहार की जो यूडिटेरिया तथ्य संग्रह में ज्योग्राफी इतनी अच्छी तरीके से किया है कि आपके दिमाग में सारी चीज़ें बैठ जाएंगी। आप ये बताइए बांगर मिट्टी जो है वो किस एरिए की है? उत्तरी या गंगा के उत्तरी मैदान की है या दक्षिणी मैदान की? तो इसका सही आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 16 जो है वो किस वर्ष बिहार में भीषण अकाल आया था? किस वर्ष बिहार में भीषण अकाल आया था? तो इसका क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर आप बता दीजिए हमें। क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर 1934 में बिहार में भीषण अकाल आया था। ठीक है, 1934 में बिहार में भीषण अकाल आया था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1934 में बिहार में भीषण अकाल आया था। क्वेश्चन नंबर 17 जो है, क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 17 है कि पुस्तक टोकरी में दिगंधक यानी कि थेरी गाथा का लेखक कौन है? जो पुस्तक टोकरी में दिगंधक थेरी गाथा का लेखक कौन है? तो क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो 17 का सही आंसर हो जाएगा बी, अनामिका जी। अनामिका जी टोकरी में दिगंगत थेरी गाथा का लेखन किया है। ठीक है, अनामिका जी का। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 18 जो है वो मुख्यमंत्री कोसी मलबरी योजना के अंतर्गत कितने जिलों का चयन किया गया है? जो मुख्यमंत्री कोसी मलबरी योजना है उसके अंतर्गत कितने जिलों का चयन किया गया है? तो इसका सही आंसर 7 जिले हो जाएंगे। 7 जिला बिल्कुल सही आंसर है कि मुख्यमंत्री कोसी मलबरी योजना के अंतर्गत कितने जिलों का चयन किया गया? तो 7 जिलों का चयन किया गया है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 19 है बिहार में चर्म प्रौद्योगिकी संस्था की स्थापना कहाँ की गई? बिहार में चर्म प्रौद्योगिकी है उसकी स्थापना कहाँ की गई? क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो बिहार में चर्म प्रौद्योगिकी संस्था की स्थापना मुजफ्फरपुर में की गई है दोस्तों। कहाँ? मुजफ्फरपुर में की गई है। बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो बिहार में चर्म प्रौद्योगिकी संस्था की स्थापना मुजफ्फरपुर में की गई है। क्वेश्चन नंबर 20 जो है, क्वेश्चन नंबर 20 कि मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना के तहत सरकार द्वारा लाभार्थियों को कितनी राशि प्रदान की जाती है? मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना के तहत कि सरकार के द्वारा लाभार्थियों को कितनी राशि प्रदान की जाती है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 51,000 रुपये। 51,000 रुपये प्रदान की जाती है दोस्तों। सही आंसर क्या हो जाएगा? 51,000 रुपये। ठीक है, तो मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना के तहत सरकार के द्वारा लाभार्थियों को दी जाने वाली राशि वो 51,000 रुपये है। 21 नंबर क्वेश्चन जो है कि निम्नलिखित में से किसे बिहार की राजनीति का संत कहा जाता है? बिहार की राजनीति का संत किसे कहा जाता है? 21 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? भोला पासवान शास्त्री को बिहार की राजनीति का संत कहा जाता है। ठीक है, राजनीति का संत किसे कहा जाता है दोस्तों? भोला प्रसाद शास्त्री को बिहार की राजनीति का संत कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 22 जो है वो किस प्रकार है कि निम्नलिखित में से किस मिट्टी को करैल या कैवाल की मिट्टी के नाम से जाना जाता है? किस मिट्टी को करैल या कैवाल के नाम से जाना जाता है? 22 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर पुरानी जलोढ़ मिट्टी को करैल या कैवाल के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से किस मिट्टी को करैल या कैवाल के नाम से जाना जाता है? तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी को करैल या कैवाल के नाम से जाना जाता है।
सही आंसर क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों दिए गए विकल्पों में कौन सी नदी दक्षिण गंगा में मिलती है। दिए गए विकल्पों में कौन सी नदी जो है दक्षिण दिशा में गंगा में मिलती है, कौन सी नदी जो ऐसी है वो दक्षिण दिशा में गंगा में मिलती है। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, दक्षिण की दिशा में गंगा में कौन सी मिलती है। तो 23 का सही आंसर उपयुक्त में से एक से अधिक है। ये फल्गु नदी, सोन नदी जो है ये भी दक्षिण में है। पुनपुन और कर्नासा नदी ये भी दोस्तों दक्षिण की नदी है। फल्गु नदी ये भी दक्षिण की नदी है। ठीक है, आप अगर हमारी क्लास देख रहे हैं बिहार तत्व संग्रह यूडिटेरिया वाली, तो आप बताइए जो सोन नदी है उसका उद्गम कहाँ पे है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पिछली बार देखो 71 बीपीएससी ने ये क्वेश्चन पूछा था कि कर्मनासा नदी का उद्गम कहाँ से होता है दोस्तों। तो ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाता है। नदियों के उद्गम स्थान से या फिर वो कहाँ पर आके मिलती हैं, इससे क्वेश्चन बनते हैं। तो आप हमें क्वेश्चन नंबर 23 का बताइए कि इसका आंसर तो डी सही है बिल्कुल, लेकिन सोन नदी का उद्गम कहाँ से होता है। अगर आप कमेंट में बताएंगे तो हम जान पाएंगे कि आप क्वेश्चन के अच्छी तरीके से इंगेज हो रहे हैं। ठीक है, और हमें आपके कमेंट का बहुत ज़्यादा इंतजार रहता है, उससे हमें फीडबैक भी मिलता है दोस्तों और उत्साह भी आता है। निम्नलिखित में से किसे घोघा झील के नाम से जाना जाता है। कौन सी ऐसा है जो घोघा झील के नाम से जाना जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, जो घोघाबिल झील है उसे घोघा झील के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, घोघा झील के नाम से, घोघाबिल झील को घोघा झील के नाम से जाना जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 25 है कि विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, विश्व आर्द्र भूमि दिवस दोस्तों 2 फरवरी को मनाया जाता है। आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है, 2 फरवरी को। आपने अगर हमारी शॉर्ट वीडियो नहीं देखी है, शॉर्ट वीडियो देख लीजिएगा, मैंने आर्द्र भूमि दिवस सारी पढ़ाई हैं उसमें अच्छी तरीके से। और एक वीडियो मैं लाऊंगा जो बिहार में जो वेटलैंड की संख्या या फिर रामसर स्थल की संख्या 100 हो गई है दोस्तों, बहुत ही जल्दी वो वीडियो आपके पास आने वाले हैं। उसे आप देख लीजिएगा कि रिसेंट में कौन कौन सी वेटलैंड साइट हैं या रामसर साइट हैं जो जुड़ी हैं। क्वेश्चन नंबर 26 जो है कि परवर्ती गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था। परवर्ती जो गुप्त वंश है उसका अंतिम शासक जो दोस्तों कौन था, तो जीवित गुप्त द्वितीय जो था उसका अंतिम शासक था। परवर्ती गुप्त वंश का अंतिम शासक जीवित गुप्त द्वितीय था। बहुत बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, जीवित गुप्त द्वितीय। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 27 है। क्वेश्चन नंबर 27 की ओदंतपुरी एवं नालंदा विश्वविद्यालय को किसने ध्वस्त किया था। ओदंतपुरी और नालंदा विश्वविद्यालय को किसने ध्वस्त किया था। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 27 का सही आंसर बी हो जाएगा कि बख्तियार खिलजी ने इसे ध्वस्त किया था। ठीक है, बख्तियार खिलजी ने ओदंतपुरी और नालंदा विश्वविद्यालय को किसने ध्वस्त किया था, तो बख्तियार खिलजी ने ध्वस्त किया था। क्वेश्चन नंबर 28 है कि चीनी यात्री इत्सिंग बिहार का भ्रमण किया था किसके शासनकाल में। तो इत्सिंग कब भ्रमण किया था, तो 28 का सही आंसर क्या हो जाएगा, 7वीं सदी में इत्सिंग बिहार का भ्रमण किया था। तो चीनी यात्री इत्सिंग बिहार का भ्रमण कब किया था, तो ये 7वीं सदी में किया था। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 29 जो है दोस्तों कि नालंदा महाविहार की स्थापना किस गुप्त शासक ने की थी। नालंदा महाविहार की स्थापना किस गुप्त शासक ने की थी दोस्तों, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कि कुमारगुप्त ने की थी। नालंदा महाविहार की स्थापना कुमारगुप्त ने की थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कुमारगुप्त। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दोस्तों क्वेश्चन नंबर 30 जो है, क्वेश्चन नंबर 30 बताएं कि पाल वंश के द्वितीय संस्थापक के रूप में किसे जाना जाता है। पाल वंश के द्वितीय संस्थापक के रूप में किसे जाना जाता है, तो महिपाल प्रथम को पाल वंश के द्वितीय संस्थापक के रूप में जाना जाता है। पाल वंश के द्वितीय संस्थापक के रूप में महिपाल प्रथम को द्वितीय संस्थापक के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर जो 31 है, देवपाल ने जावा के शासक बालपुत्र देव के अनुरोध पर किस स्थान पर एक बौद्ध महाविहार की देखरेख के लिए 5 गांव अनुदान में दे दिए थे। तो देवपाल ने जावा के शासक बालपुत्र देव के अनुरोध पर किस स्थान पर बौद्ध महाविहार की देखरेख के लिए 5 गांव अनुदान में दे दिए थे। तो सही आंसर दोस्तों नालंदा हो जाएगा। नालंदा किसने, देवपाल ने। याद रखना देवपाल ने दिए थे किसे, बलदेव जावा के शासक को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 क्या हो जाएगा कि मनेर में स्थित मखदूम शाह दौलत का मकबरा बिहार में मुगल स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है। यह मकबरा किसके द्वारा निर्मित किया गया था। तो जो मखदूम शाह दौलत का मकबरा किसके द्वारा बनाया गया था, तो इब्राहिम खान के द्वारा बनाया गया है। किसके द्वारा, इब्राहिम खान के द्वारा। मनेर में स्थित मखदूम शाह दौलत का मकबरा बिहार में मुगल स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है। यह मकबरा किसके द्वारा निर्मित करवाया गया था, तो इब्राहिम खान के द्वारा निर्मित करवाया गया था। सही आंसर ए हो जाएगा। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि चीनी यात्री हेनसोंग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। चीनी यात्री हेनसोंग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था, तो इसका सही आंसर नालंदा हो जाएगा। हेनसोंग ने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। चीनी यात्री हेनसोंग ने
किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तो नालंदा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 34 जो है, कर्नाट वंश का पूर्णतः अंत कब हुआ था? कर्नाट वंश का पूर्णतः अंत जो हुआ था वो कब हुआ दोस्तों? तो 1378 में इसका कर्नाट वंश का पूर्णतः अंत हो गया। सही आंसर सी हो जाएगा 1378। ठीक है, कर्नाट वंश का पूर्णतः अंत हो जाता है 1378 में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 35 है कि निम्नलिखित में से कौन सल्तनत काल में बिहार का प्रतिनिधि नहीं रहा था? निम्नलिखित में से कौन सल्तनत काल में बिहार का प्रतिनिधि नहीं रहा था? क्वेश्चन नंबर 35 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो मुबारिज खां जो है वो सल्तनत काल में बिहार का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। ठीक है, बकाया हातिम खां, सैफुद्दीन ऐबक, तुगान खां ये करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो है वो 35 का सही आंसर मुबारिज खान है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर, बिहार राज्य का नाम बिहार किसने दिया था? बिहार राज्य का नाम बिहार किसने दिया था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तुर्कों ने दिया था। बिहार राज्य को बिहार नाम किसने दिया था? तुर्कों ने दिया था। सही आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 237 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 क्या है कि अमर सिंह को अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर निम्नलिखित में से किस जेल में रखा गया था? अमर सिंह को अंग्रेजों के द्वारा बंदी बनाकर किस जेल में रखा गया? तो गोरखपुर जेल में रखा गया। बाद में पेचिश के कारण इनकी मृत्यु हो जाती है। गोरखपुर जेल में रखा गया था। अमर सिंह को अंग्रेजों के द्वारा बंदी बनाकर निम्नलिखित में से किस जेल में रखा गया? तो गोरखपुर जेल में रखा गया था। क्वेश्चन नंबर 38 है कि चंपारण एग्रीग्रियन समिति के सदस्यों को निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित थे? तो चंपारण में जो एक समिति बनाई गई थी उसमें कौन कौन सम्मिलित थे? तो FG सलाई थे, बृजकिशोर प्रसाद और रामनवमी प्रसाद। तो 35 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर 38 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ये तीनों सम्मिलित थे, तो आंसर डी हो जाएगा कि FG सलाई भी थे, बृजकिशोर प्रसाद भी थे, रामनवमी प्रसाद भी थे। तो दोस्तों इसका सही आंसर डी हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन है कि वर्ष 1923 में बिहार में स्थापित स्वराज दल के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? 1923 में बिहार में स्थापित स्वराज दल था, उसके अध्यक्ष जो कौन थे? तो क्वेश्चन नंबर 39 का सही आंसर नारायण प्रसाद जी थे। सही आंसर ए हो जाएगा। 1923 में बिहार में स्वराज दल की स्थापना की गई, उसके अध्यक्ष जो थे वो नारायण प्रसाद जी थे। सही आंसर क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 40 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 क्या है कि इल्तुतमिश ने बिहार प्रांत में दिल्ली सल्तनत के प्रथम प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया। किसे नियुक्त किया? इल्तुतमिश ने बिहार प्रांत में दिल्ली सल्तनत के रूप में किसे प्रथमता नियुक्त किया था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जो दोस्तों मलिक अलाउद्दीन जानी को नियुक्त किया था। किसे? मलिक जानी को नियुक्त किया था, या मलक अलाउद्दीन जानी इनका पूरा नाम था। तो इल्तुतमिश ने किसे बिहार प्रांत में दिल्ली सल्तनत के प्रथम प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया? तो बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 41 है, पाटलिपुत्र की शासन व्यवस्था का नेतृत्व या विस्तृत विवरण किस विदेशी यात्री के वृत्तांत में मिलता है? पाटलिपुत्र की शासन व्यवस्था का विस्तृत वर्णन किस विदेशी यात्री में मिलता है? तो इसका सही आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? मेगस्थनीज ने पाटलिपुत्र की बहुत ज़्यादा विस्तृत विवरण किया है। तो सही आंसर सी हो जाएगा। सही आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 है कि मगध में प्रथम ब्राह्मण राज्य स्थापित किया था। मगध में जो प्रथम ब्राह्मण राज्य है वो किसने स्थापित किया था? तो इसका सही आंसर दोस्तों पुष्यमित्र हो जाएगा। पुष्यमित्र ने किया था। मगध में प्रथम ब्राह्मण राज्य की स्थापना किसने की थी? पुष्यमित्र ने की थी। इसका सही आंसर सी हो जाएगा। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान सैंड्रोकोट्स के रूप में किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान सैंड्रोकोट के रूप में किसने की थी? 43 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ए बिल्कुल सही आंसर सर विलियम जोन्स ने की थी। सर विलियम जोन्स ने चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान सैंड्रोकोट्स के रूप में किसने की थी? सर विलियम जोन्स ने की थी। सही आंसर ए हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर, मौर्यकालीन शासन व्यवस्था कितने प्रांतीय भागों में विभक्त थी? जो मौर्यकालीन शासन व्यवस्था थी कितने प्रांतीय भागों में विभक्त थी? तो इसका सही आंसर 5 भागों में विभक्त थी। कितने? 5 भागों में विभक्त थी। सही आंसर बी हो जाएगा। सही आंसर बी हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 45 हम देखते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अशोक ने कलिंग पर कब आक्रमण किया था? अशोक ने कलिंग पर कब आक्रमण किया था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया था अशोक ने, 261 ईसा पूर्व में। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 46 जो है, किस जैन संगीति के बाद जैन धर्म दिगंबर एवं श्वेतांबर में विभाजित हो गया? किस जैन संगीति के बाद जैन धर्म जो था वो दिगंबर और श्वेतांबर में विभाजित हो गया था? तो क्वेश्चन नंबर 46 का सही आंसर क्या हो जाएगा? प्रथम जैन संगीति हुई थी जो दिगंबर और श्वेतांबर में विभाजित हो गया था। ठीक है, दिगंबर और श्वेतांबर
दिगंबर वो कहलाए जो दक्षिण में गए थे, श्वेतांबर जो कहलाए जो उत्तर में रहते थे। श्वेतांबर सभी जो श्वेत वस्त्र धारण करते थे, ठीक है, और दिगंबर जो थे वो नंगे रहते थे दोस्तों। श्वेतांबर की स्थापना स्थूलभद्र करते थे, दिगंबर की स्थापना भद्रबाहु कर रहे थे। ये कुछ बेसिक जानकारी है जो आपको याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर जो 47 है, क्वेश्चन नंबर 47 क्या है कि बिहार के, क्वेश्चन नंबर 47 है कि बिहार के किन क्षेत्रों तक अंग महाजनपद का विस्तार है। तो अंग महाजनपद का हमने पहले ही बात की, 2 क्षेत्रों तक उसका विस्तार है। कौन कौन से, तो ये भागलपुर और मुंगेर हो जाएगा, भागलपुर और मुंगेर हो जाएगा, ठीक है। दक्षिण में 2 महाजनपद हैं, एक मगध महाजनपद और एक अंग। अंग का जो है भागलपुर एवं मुंगेर में है। उत्तरी में लक्ष्मी गणराज्य होता है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 48 जो है वो क्या है कि बृहद्रथ वंश के सबसे प्रतापी राज्य कौन था। बृहद्रथ वंश का सबसे प्रतापी राजा जो था वो कौन था दोस्तों, तो वो जरासंध था, जरासंध, ठीक है। बृहद्रथ वंश का जरासंध अंतिम शासक था। बृहद्रथ वंश का सबसे प्रतापी राजा जरासंध था और ये बृहद्रथ वंश का अंतिम शासक था। क्वेश्चन नंबर 49 आता है, हरेक वंश का अंतिम शासक कौन था। तो हरेक वंश का अंतिम शासक दोस्तों आप बताएं कौन था। तो इसका सही आंसर नागदशक हो जाएगा। हरेक वंश का जो अंतिम शासक था वो नागदशक था। इसके बाद हरेक वंश के बाद जो है वो शिशुनाग वंश की स्थापना होती है, नाग वंश की स्थापना होती है। इसे शिशुनाग इसका संस्थापक होता है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 50, क्वेश्चन नंबर 50 जो है वो किस रूप में है। क्वेश्चन नंबर 50 का सही आंसर बताइए कि क्वेश्चन नंबर 50 निम्नलिखित में से किस स्थान से अशोक के स्तंभ के लेख प्राप्त हुए हैं। कौन कौन सा ऐसा स्थान है जहाँ से अशोक के स्तंभों के लेख प्राप्त हुए हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चंपारण से प्राप्त हुए हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही है, चंपारण से प्राप्त हुए हैं। अगर मेरे प्यारे भाइयों आपको ये वीडियो पसंद आई हो, आपको यकीन नहीं होगा कि मैं बुखार में ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि आपका एग्ज़ाम आने वाला है और आप एग्ज़ाम में अच्छी ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पाएँ और आपका ये सेट जो चल रहे हैं वो रुके ना। हमारी इस मेहनत को अप्रिशिएट कीजिए, आप बस लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जहाँ तक आपकी एक्सेस हो सब्सक्राइबर 2-4 बढ़वा दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत मेरे प्यारे भाइयों। थैंक यू।